हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग। तो यार, जैसा कि मैंने बोला था कि एक डिटेल्स फेज वन का स्ट्रैटेजी लाऊंगा आपके सामने। तो ये वीडियो उसी को लेके होगा। तो मैंने खुद ने नाबार्ड का फेज वन 3 बार क्लियर किया है, 3 बार अटेम्प्ट किया है, 3 बार ही फेज वन क्लियर किया है। तो इसीलिए फेज वन का थोड़ा सा मुझे आइडिया है कि क्या एग्जैक्टली पढ़ चाहिए आपको। इस 40 to 41 डेज ही आपके पास है, तो बस वही बताऊंगा, ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करूंगा। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वही खाली आपको बताऊंगा। तो उतना आप करोगे तो इजीली आपका फेज वन क्लियर हो जाएगा। तो उसी को लेकर ये वीडियो होगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो पहले तो आप जो आपका एग्जाम पैटर्न है वो आप देख लो कि कैसा होता है। रीजनिंग आपको पता ही होगा, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, क्वांट्स और डिसीजन मेकिंग, ये नॉन मेरिट है जैसा कि नीचे लिखा हुआ है पार्ट वन में, पॉइंट वन में। तो इसमें खाली आपको जो मिनिमम कट ऑफ नाबार्ड सेट करेगा वो आपको लाना है। इसका आपका मार्क्स फेज टू के लिए जाने के लिए ऐड नहीं होगा। तो जो मेरिट सेक्शन बोला जाता है, जीए, ईएसआई और एआरडी, तो ये तीन में आपको मार्क्स लाने पड़ेंगे। ये जो 100 मार्क्स का है, इसमें ये 100 मार्क्स में आपका कट ऑफ डिसाइड होगा। बाकी 5 सब्जेक्ट आपका क्वालिफाइंग है, ठीक है। तो इसमें ईएसआई और एआरडी 40-40 मार्क्स और जीए 20 मार्क्स का आता है। और थर्ड पॉइंट में जैसे ही लिखा हुआ है कि मार्क्स मेरिट सेक्शन में जो आप लाओगे उसी से आपका सिलेक्शन होगा। फेज टू में आप जाओगे कि नहीं वो डिसाइड होगा फेज वन से, ठीक है। तो अभी अगर बात करें रीजनिंग और इंग्लिश की, तो पहले रीजनिंग में उतना ज़्यादा आपको डीप में नहीं जाना है, खाली पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट्स प्रैक्टिस करना है। और जो मिसलेनियस है उसमें आपको सिलॉक्स, इनइक्वालिटी, ये हर बार आता है। सिलॉक्स आएगा तो इनइक्वालिटी नहीं आता, इनइक्वालिटी आएगा तो सिलॉक्स नहीं आएगा, बट दोनों आता ही है हर साल, ठीक है। और मिसलेनियस भी एक दो क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे वो वर्ड काउंटिंग वाला हो गया, फिर और भी जितने टाइप के मिसलेनियस है, जैसे पेयर फॉर्मेशन आ गया, कितने पेयर है, वो एक दो क्वेश्चन आ जाता है। तो वो आपको करना है। और रीजनिंग में ज़्यादा अंदर नहीं जाना है, मेंस लेवल के, नहीं कि इनपुट आउटपुट बनाने लग गए, करने लगे, नहीं यार। कट ऑफ निकालना है 20 मार्क्स में, आपको 10-12 मार्क्स का करके आना है, उतना ही आपको ट्राई करना है। 12-14 मार्क्स का आप कर लिए तो बस ठीक है। बस वो है कि एक्यूरेसी रखना है, ये नहीं कि 14 मार्क्स का करके आया उसमें फिर 7-8 गलत निकल गया तो फिर मुश्किल हो जाता है, ठीक है। एक्यूरेसी पे ध्यान देना है, जो करना है सही करना है, बस उतना ही। और सेक्शनल मार्क्स अगर आपके प्रीलिम्स के बच गए होंगे, आईबीपीएस क्लर्क के और आरआरबी क्लर्क का, तो वो एक दो लगा लेना, 3-4 लगा लेना एग्जाम के पहले। तो बोलूंगा 1 वीक पहले ही अगर आप ये सब करोगे देन इनफ है। अगर आप बैंकिंग के प्रिपरेशन कर ही रहे हो तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। और इंग्लिश में आरसी पे ज़्यादा फोकस देना है। आरसी थोड़ा सा टफ आता है नाबार्ड में, कंपेरेटिवली टू अदर एग्जाम्स थोड़ा सा टफ आता है। और इंग्लिश का कट ऑफ भी ज़्यादा जाता है, इसीलिए इंग्लिश को लाइटली नहीं लेना है। जैसे पिछले बार आप देखोगे तो 12.5 मार्क्स या ऐसा कुछ गया था 30 मार्क्स में, तो वो काफ़ी हायर साइड ही है बोलने जाओ तो, ठीक है। तो इंग्लिश को लाइटली नहीं लेना है, इंग्लिश को थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो इसमें भी आप सेक्शनल मार्क्स लगा सकते हो, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी क्लर्क, ये जितना आपको करना चाहिए मैं उतना ही बता रहा हूँ। इससे आपका फेज वन क्लियर हो जाएगा। ज़्यादा जो जो इससे करने से आपका हो जाएगा उतना ही मैं बताऊंगा, ज़्यादा ये नहीं कि जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है वो सब चीज़ आपको बताऊंगा ही नहीं, ठीक है। तो अब बात करते हैं कंप्यूटर और क्वांट्स की। तो कंप्यूटर में देखो यार, मैंने जो रिफर किया था खाली एक ऑली बोर्ड का जो कंप्यूटर अवेयरनेस का पीडीएफ आता है पतला सा 53 या 54 पेजेस का, बस मैं वही करके गया था, ठीक है। तो आप लोग भी चाहे तो वो वाला, और या तो बुक से पढ़ना चाहो तो अरिहंत का कंप्यूटर अवेयरनेस का बुक आता है, तो ये दो ही फॉलो कर सकते हो। और अगर आपको कुछ अलग सोर्स है अगर, तो आप उसको फॉलो करो, लेकिन एक ही करो। कंप्यूटर में ज़्यादा वो करने का है नहीं, वो एक सोर्स को बार बार करके 2-3 बार रिवाइज करो तो इनफ है कंप्यूटर के लिए, ठीक है। अब क्वांट की अगर बात करें तो क्वांट में देखो डीआई आएगा ही आएगा। तो डीआई एक दो सेट्स डीआई का आता ही है, वो इजी ही आता है, ज़्यादा हार्ड नहीं आता है। क्योंकि नाबार्ड में जो मेन हार्ड वाला सेक्शन है वो मेरिट पार्ट ही है, नॉन मेरिट पार्ट ये लोग उतना ज़्यादा टफ नहीं पूछते। इसीलिए अगर किसी का क्वांट्स रीजनिंग वीक भी है तो बहुत अच्छा चांस है कि ये फेज वन निकल सकता है, अगर आपने मेरिट सेक्शन अच्छे से किया है तो क्वांट्स में डीआई बार या पाई ऐसा ही कुछ आएगा, इजी टाइप का आएगा, ठीक है। तो इसमें एक दो डीआई सेट्स आएगा, तो डीआई थोड़ा सा प्रैक्टिस करके जाना। और 5-6 चैप्टर अर्थमेटिक का ट्राई करना, कर लेने का मेजोरिटी शायद उसमें से होगा। प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, ये सब अगर आप कर पाओ तो इसमें से अगर मान लो कि कोई डीआई फंस गया, बाई चांस नहीं बना, हार्ड आ गया, तो अर्थमेटिक का वो अगर आप 2-3-4 क्वेश्चन बना लोगे तो उससे भी आपका कट ऑफ निकल जाएगा। तो इसीलिए प्रिपेयर रहना चाहिए वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए भी। और क्वाड्रेटिक और स्पीड मैथ्स तो एकदम ही इजी आता है नाबार्ड में। पिछले साल तक तो आया था, इस बार नहीं बोल सकता, बट इजी आता है। वो लोग ज़्यादा नॉन मेरिट में उतना ज़्यादा टफ नहीं पूछते, क्योंकि वो जानते हैं कि मेजोरिटी एग्री बैकग्राउंड के देते हैं, तो इसीलिए वो इजी क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये इजी ही आएगा।
और इसमें भी मैं वो बोलूँगा उतना क्वांट्स को लेकर डीप में नहीं जाना है कि मेंस लेवल के डीआई बनाने लग गए, मेंस लेवल के अलजेब्रा वगैरह इवेंचुएशन वगैरह करने लग गए। नहीं नहीं, वो सब नहीं करना है, एकदम बेसिक बेसिक चैप्टर्स करके जाओ, बस उसमें से ही हो जाएगा। और इसमें भी आप चाहो तो एक सप्ताह पहले, 2 दिन पहले क्लरिकल के मॉक्स 1-2 लगा लेना सेक्शनल, तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको, बस और कुछ नहीं। अभी अगर बात करें डिसीजन मेकिंग, जो सबसे मेन एक सब्जेक्ट है जो नॉन मेरिट पार्ट में, जिससे काफ़ी जन का सिलेक्शन रुका था पिछले साल, तो ये है कि डिसीजन मेकिंग का कहीं कुछ मिलता नहीं है। तो फ्री वीडियोस कुछ कुछ यूट्यूब में अवेलेबल है, तो आप चाहे तो उसमें से कर सकते हो, या आप किसी का पेड कोर्स लिए हो तो पेड कोर्स से कर सकते हो। सेल्फ प्रिपरेशन बहुत ही टफ है, क्योंकि बहुत सारे कंसेप्ट है इसमें और बहुत सारा चीज़ पढ़ना पड़ता है। वो सब MBA वगैरह के बुक्स में मिलते हैं, ठीक है, जो मैनेजमेंट के बुक्स है उसमें मिलेंगे। तो जैसे कि मैंने लिखा है कि वन ऑफ द ट्रिकीस्ट सब्जेक्ट, क्योंकि इसमें से बहुत सारे अच्छे कैंडिडेट्स जो होते हैं, जो फेज 2 वगैरह हो सकता है इंटरव्यू भी दिए हो, ऐसे कैंडिडेट्स भी हो सकता है डिसीजन मेकिंग के चलते छट जाते। ज़्यादा कट ऑफ नहीं रहता है, 1 मार्क्स या 1.25 1.5 मार्क्स ऐसा ही रहता है 10 में से, बट वो भी लाना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं डिसीजन मेकिंग का मेरे पास खुद का नोट्स बहुत अच्छा है। अगर आप लोग नीचे कमेंट करोगे कि भैया एक सेशन आप डिसीजन मेकिंग को लेके डिटेल में बना दो, तो मैं जो मेरे पास डिसीजन मेकिंग का नोट्स है, मैं उससे एक बहुत अच्छा सा सेशन आप लोग के सामने ला दूंगा, ताकि आपको डिसीजन मेकिंग का और कहीं से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो मैं वो एक सेशन लूंगा उसी में आपका सब कुछ कवर हो जाएगा डिसीजन मेकिंग, उससे बाहर जनरली कुछ नहीं आएगा। 80 to 90% क्वेश्चन उसी में से आना चाहिए, ठीक है। तो जैसा कि आप मेरे मार्क्स भी देख सकते हो, मैंने 4.5 या 5 मार्क्स स्कोर किया था, तो डिसीजन मेकिंग उससे बाहर जनरली नहीं आता। तो अगर आप लोग चाहते हो कि मैं एक वीडियो बना दूं, तो आप नीचे कमेंट करना कि यस सर वी वांट डिसीजन मेकिंग को लेके एक वीडियो बना दो भैया, तो मैं जरूर से आपके सामने वो डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड वीडियो 1-2 दिन में आपको अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो आप नीचे कमेंट करके बताना ही है। अभी अगर बात करें एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट की, तो इसमें देखो, इसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो है जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, अभी आपको ये 40 डेज में बस इतना ही करना है। एग्रोनॉमी करना है अच्छे से, हॉर्टिकल्चर करना है, सॉइल साइंस, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री, सेरिकल्चर और जनरल एग्रीकल्चर, ये चैप्टर छोड़कर कुछ नहीं करना है। और अभी देखो, अभी जो ट्रेंड लास्ट 2 ईयर्स से मैं देख रहा हूँ नाबार्ड के फेज 1 में, तो वो जनरली अलाइड सेक्टर से ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, कोर एग्रीकल्चर से उतना ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं। जैसे एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, ये से नहीं पूछ रहे उतने ज्यादा। हॉर्टिकल्चर से फिर भी आता है, क्योंकि फ्रूट्स वगैरह अलाइड वेजिटेबल्स ये है, तो आ जाता है। बट वो एलाइड सेक्टर से क्वेश्चन ज्यादा आने लगे। जैसे फॉरेस्ट्री से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आए थे पिछले बार, 2-3 क्वेश्चन। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से रिलेटेड आता है कि वो पावर थ्रेशर का कितना हॉर्स पावर का इंजन होता है, ये वगैरह। फिशरीज से लेके आते हैं, एनिमल हस्बेंड्री तो फेवरेट पार्ट है ही। तो एलाइड सेक्टर पे ज्यादा फोकस करना, और कोर एग्रीकल्चर तो पढ़ना ही है, जैसे एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, सॉइल साइंस। और एलाइड सेक्टर से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, आ रहे हैं आजकल 1-2 साल में, जो मैं देख रहा हूँ, ठीक है। तो ये चैप्टर्स बस आप कर लोगे तो ARD आपका डन हो जाएगा फेज 1 के लिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। और अभी अगर बात करें तो रिसेंट रिपोर्ट्स अगर कुछ होंगे, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, फार्मर वेलफेयर और रूरल डेवलपमेंट के, ये 2 मिनिस्ट्रीज इंपॉर्टेंट है आपका ARD के लिए। तो इसका अगर कुछ रिपोर्ट्स रिसेंटली आया है PIB वगैरह में, या उनके वेबसाइट्स में भी आप खोल के देखो, रिपोर्ट सेक्शंस होगा, वहाँ पे खोल के आप देख सकते हो, ठीक है। अब लाइफ स्टॉक सेंसस और MSP एडवांस एस्टिमेट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। MSP से हर बार ही कुछ ना कुछ का MSP पूछ, पिछले बार शायद मूंग का या किसी का पूछा गया था, एक बार जूट का पूछा गया था। तो MSP हर बार वो पूछते ही है किसी ना किसी क्रॉप का। और एडवांस एस्टिमेट्स भी आता है कि इस साल कितना प्रोडक्शन हुआ, पिछले बार से कितना ज्यादा है, कम है, ये भी ये लोग पूछ लेते हैं, ठीक है। और एग्रीकल्चर न्यूज फ्रॉम पास्ट 4 मंथ्स, और एग्रीकल्चर न्यूज PIB से करना है, ARD के जितने भी, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर जितने भी न्यूज है। और एक आपको मैं वेबसाइट बताता हूँ, कृषि जागरण, वो एक बहुत अच्छा वेबसाइट है, वहाँ से आपको न्यूज मिल जाएंगे एग्रीकल्चर के। कृषि जागरण में वो लोग एक न्यूज सेक्शन उनका होता है एग्रीकल्चर का, वहाँ से भी आपको पास्ट 4 मंथ्स के आप चाहो तो कर सकते हो। और अगर आपको मैगजीन पढ़ना है वो मेंस के लिए, तो कुरुक्षेत्र आप रिफर कर सकते हो, उसमें भी जो आपका एग्रीकल्चर का रिलेटेड टॉपिक होगा वही आप रिफर करना, ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। तो वही है PIB न्यूज़, जैसे मैंने कहा। गवर्नमेंट स्कीम्स जो है इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज की, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, एनिमल हस्बेंड्री, डायरिंग, ये सब का गवर्नमेंट स्कीम्स, और मतलब इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज और उसके अंदर कौन कौन सा गवर्नमेंट स्कीम को करना है, इसके लिए मैं एक डिटेल्ड वीडियो पहले ही बना चुका हूँ। आप उसको मेरे नाबार्ड के जो प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पे, उस प्लेलिस्ट पे आप सर्च करना कि इम्पोर्टेंट, आप देखना वहाँ पे होगा कि इम्पोर्टेंट
गवर्नमेंट स्कीम्स टू बी डन, और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज है उनके अंदर कौन कौन सा गवर्नमेंट स्कीम आपको प्रिपेयर करना है, बस वही करना इनफ है, ठीक है। तो आप वहाँ पे मेरे प्लेलिस्ट पे नाबार्ड के जाके चेक करना वो वीडियो। अब करंट अफेयर्स की बात करें तो देखो करंट अफेयर्स का ज़्यादा मैंने कुछ नहीं लिखा, क्योंकि करंट अवेयरनेस जो है आपका प्रिफरेबली होना चाहिए 6 महीने का प्रिपेयर एग्जाम डेट के पहले, और अभी अगर टाइम नहीं है तो 4 मंथ्स का भी चलता है, क्योंकि 4 मंथ्स का ही जनरली आता भी है एग्जाम में, बट 6 मंथ्स का रहता है तो आप एक श्योरिटी रहते हो कि कहीं से भी पूछे 6 मंथ से बैक हो जनरली नहीं जाते, और 6 मंथ से बैक जाते हो तो आपको कुछ करने का नहीं है, वो कोई भी नहीं आंसर कर पाएगा, तो उसका लोड नहीं लेना। और हाँ, एग्जाम के 1 वीक पहले तक आपको सीए करना है, ये नहीं कि आपका अभी तो दिसंबर में एग्जाम है तो आपने 20 दिसंबर में एग्जाम है तो आपने दिसंबर पूरा किया ही नहीं करंट अफेयर्स, नहीं, आपको एटलीस्ट 14 दिसंबर तक अच्छे से करके जाना है, एग्जाम के 1 वीक पहले तक आपको सीए करके जाना है, ठीक है। और मैंने पर्सनली सीए के लिए बस 2 ही सोर्स फॉलो किया था, अफेयर्स क्लाउड का एक डेली पीडीएफ जो आता है उनके ऐप पे, कैरियर्स क्लाउड बोल के, वो ऐप मैं डेली करता था और खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाता था, और प्रैक्टिस मॉक के फ्री वीकली पीडीएफ आते हैं उनके वेबसाइट पे, वो मैं रिफर करता था, जो न्यूज़ मेरा अफेयर्स क्लाउड से छूट गया वो मैं वहां से कर लेता था, तो कोई न्यूज़ छूटता नहीं था। इसीलिए 2 सोर्स आपको भी रखने पड़ेंगे, अगर आपके कोई 2 सोर्स मेरे सोर्स से अलग है तो भी कोई बात नहीं, बट ये 2 सोर्स मैं फॉलो किया था वो आपको बता दिया। और पीआईबी की है, पीआईबी के न्यूज़ ही ज़्यादा आते हैं और रिपोर्ट्स थोड़ा सा भी आता है, और करंट अफेयर्स को मैं लेके ये बोलूंगा कि ये थोड़ा सा मतलब ट्रिकी सब्जेक्ट है, क्योंकि पिछले बार की अगर मैं बात करूं तो पिछले बार ऐसा था कि मतलब 20 क्वेश्चन में से कुछ भी क्वेश्चन नहीं बन रहा था, कुछ भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लग रहा था कि मैंने पढ़ा है, हालांकि मैंने 4-5 महीने प्रिपेयर करके गया था, तो वहां पे आपको थोड़ा सा कैलकुलेटेड गेस लेना था, इसीलिए पिछले बार करंट अफेयर्स के चलते बहुत जन का सिलेक्शन नहीं हुआ है, सेक्शनल कट ऑफ नहीं क्लियर हुआ है, क्योंकि आपको थोड़ा सा गेस लेना था वहां पे, ठीक है। तो गेस वाला पार्ट भी वहां पे करंट अफेयर में थोड़ा सा आपको कैलकुलेटर रिस्क लेना पड़ेगा, हो सकता है आपको 20 में से 20 क्वेश्चन ना आए, ऐसा होगा एग्जाम में भी हो सकता है, आप पढ़ के जाओ फिर भी, क्योंकि ये बहुत ही डीप में कहीं से भी पास्ट 1 साल 2 साल का पिछले का भी रिपोर्ट पूछ लेते हैं, तो आपको प्रिपेयर करना है, और जो आपने प्रिपेयर किया वो नॉलेज से ही आपको वहां पे आंसर करने हैं क्वेश्चन, ठीक है। अभी अगर लास्ट सेक्शन की बात करें जो ईएसआई आपको बच जाता है, ईएसआई में सबसे इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट स्कीम्स और रिपोर्ट्स, ठीक है, ये इससे ज्यादा ही आता है। और रिपोर्ट्स वेरियस ऑर्गेनाइजेशन का, डब्ल्यूएचओ का कुछ रिपोर्ट हो सकता है, यूनिसेफ का कुछ रिपोर्ट हो सकता है, या अलग अलग वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का कुछ रिपोर्ट हो सकता है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया कितने रैंक पे है, पॉवर्टी इंडेक्स में इंडिया कितने रैंक पे है, ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट होता है, ये सब आपको करना है। और गवर्नमेंट स्कीम्स जो मैंने बोला आप मेरे वहां पे देखना, प्लेलिस्ट पे जाके वहां पे जो भी आपको गवर्नमेंट स्कीम्स करने हैं उनको डिटेल्स में करना है, मतलब डिटेल्स मतलब कब वो गवर्नमेंट स्कीम चालू हुआ, फिर उसका बजट कितना है, उसका एम क्या है, अभी अभी किस पोजीशन पे है, ठीक है, नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है, सेंटर का कंट्रीब्यूशन क्या है उस पर्टिकुलर स्कीम में, स्टेट गवर्नमेंट कितना कंट्रीब्यूशन है, तो ये सब एकदम डिटेल्स में अच्छे से करना है, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन होगा कि आपको दे देंगे 3-4 पॉइंट कि विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज, जो गोवर्धन स्कीम है वो गोवर्धन स्कीम के अंदर कौन कौन सा 2-3 पॉइंट सही है या कौन कौन सा पॉइंट गलत है गोवर्धन स्कीम के अंदर, तो ऐसे आपको वेरियस दे देंगे, ठीक है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंदर कौन कौन सा ये सही है कौन कौन सा गलत है, तो आपको डिटेल्स में पढ़ना पड़ेगा तभी आप वो आंसर कर पाओगे, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। यूनियन बजट काफी इंपॉर्टेंट है, इससे यूनियन बजट से पिछले बार 3 क्वेश्चन आया था, सप्तऋषि जो था पिछले बार वो सप्तऋषि से आया था, ठीक है। फिर वो पूर्वांचल प्रोजेक्ट अगर आपने पिछले बार दिया होगा तो पूर्वांचल प्रोजेक्ट जो चालू हुआ था वो कौन कौन से स्टेट से होके गुजरा था, और कौन कौन से स्टेट से होके गुजरा था और कौन वो उसमें से स्टेट नहीं है, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था, कौन सा स्टेट से पूर्वांचल स्कीम नहीं गुजरा था, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन बजट से भी आता है, सर्वे से कम आता है क्वेश्चन कभी कभार, बट करके जाना है, रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि यही सब है जहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। और बजट एलोकेशन कितना हुआ है यूनियन बजट में मिनिस्ट्रीज को, और मिनिस्ट्रीज के अंदर पर्टिकुलर गवर्नमेंट स्कीम को कितना दिया गया, इस बार उसको कितना दिया गया, मत्स्य संपदा को कितना दिया गया, फिर वन धन योजना को कितना दिया गया, जन धन योजना को कितना दिया गया, ठीक है, अटल पेंशन योजना में कितना डाला गया, तो गवर्नमेंट स्कीम्स के अंदर में भी आपको अंदर में डीप डाइव करना है, और बजट एलोकेशन इंपॉर्टेंट है, आता है कभी। अभी के लिए देखो मैं बोलूंगा कि स्टैटिक पार्ट नहीं करना है, मैं बोलूंगा कि टोटली आप चाहे तो इग्नोर कर सकते हो, अगर आप चाहो तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ लो, बट स्टैटिक से उतना क्वेश्चन नहीं आता है, 80 to 90% जो क्वेश्चन आएगा ना आपका ईएसआई में वो करंट ओरिएंटेड ही आएगा, तो स्टैटिक उतना आएगा नहीं, आप एक के लिए आप चाहे तो स्टैटिक टोटल इग्नोर कर सकते हो, बिंदास, कोई टेंशन नहीं लेना, स्टैटिक छोड़ सकते हो। पीआईबी आपको अच्छे से करना है डिटेल्स में, पास्ट 4 मंथ्स का मिनिमम, ठीक है, अच्छे से। और 70% ऑफ द क्वेश्चन जो मैंने कहा कि गवर्नमेंट स्कीम्स, पीआईबी, रिपोर्ट्स और आपका बजट जो बच गया बाकी बजट से आएगा,
तो यही है, करंट ओरिएंटेड ही रहता है ESI का पार्ट, स्टैटिक ज़्यादा नहीं रहता, इसलिए मैं आपको बोला कि आप चाहे तो स्टैटिक छोड़ सकते हैं। अगर बात करें जो की टेक अवेज आपको लेना चाहिए इस सेशन से, सो मेरिट पार्ट में आपको ज़्यादा फोकस करना है, नॉन मेरिट में खाली DM डिसीजन मेकिंग वो आपको सीरियसली लेना है। और उसका मैंने बोला अगर आप कमेंट करोगे नीचे कि हाँ भैया एक सेशन चाहिए, तो मैं उसको डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा, जो मेरे पास नोट्स है उसको लेके अच्छे से, ताकि आप वहाँ से अपने खुद के नोट्स बनाओ या उस सेशन को देखोगे तो आपका DM कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आप कमेंट करके बताना। और अगर आप फेज 1 के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो, अगर आप शुरू से ही कर रहे हो कि आपको पता ही था कि नाबार्ड आएगा और नाबार्ड से ही आप प्रिपरेशन करते हो, ओनली नाबार्ड, तो आपको फेज 2 के भी अभी से प्रिपेयर कर देना चाहिए स्टार्ट। आप टाइपिंग वगैरह चाहे तो स्टार्ट कर सकते हो अगर फेज 1 आपका अच्छे प्रिपेयर है। आप 6-7 घंटा फेज 1 को दे सकते हो और 2 घंटा 10 घंटा तो पढ़ते ही हो गए आप लोग, तो 8-10 घंटा पढ़ते होगे, तो जो भी आप 80% टाइम फेज 1 को दे सकते हो, 20% फेज 2 को अभी से दे सकते हो, ठीक है। और मॉक्स देना स्टार्ट कर दो, एक बार सिलेबस कंप्लीट हो गया 60 to 80%, तो मॉक्स देना स्टार्ट कर दो। मैं प्रिफरेबली टेक्स्ट बुक और प्रैक्टिस मॉक से ही मॉक देता था नाबार्ड के, और प्रैक्टिस मॉक में फेज 2 का भी मॉक है, टाइपिंग वगैरह वो लोग चेक करके आपको अच्छे से बताते हैं कि कितना स्कोर आ सकता है, ठीक है। तो मॉक्स इंपॉर्टेंट है, उससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और टारगेट स्कोर जो मैं बोलूँगा 60+ ही आपको टारगेट करना है, तो बी ऑन द सेफर साइड। फेज 1 में 60+ स्कोर आपको टारगेट करना ही है, ठीक है। और कैलकुलेटेड रिस्क लेना है रियल एग्जाम, जैसे मैंने कहा करंट अफेयर्स में पिछले बार कुछ नहीं आया, मतलब जानने वाला क्वेश्चंस कुछ भी नहीं था, तो उस टाइम मैंने भी कैलकुलेटेड रिस्क लिया कि चलो ये करना ही है, वरना तो ऐसे भी कट ऑफ नहीं निकलेगा। तो उस टाइम पे आपको थोड़ा सा सोच समझ के रिस्क लेना है। और अगर आप खुद से नहीं प्रिपेयर करना चाहते हो तो कोचिंग जो आप कंसिडर कर सकते हो वो क्रैक ग्रेड भी, एडुटैप और अनुज जिंदल। मैंने पर्सनली क्रैक ग्रेड भी का लिया था, क्योंकि पिछले साल मैं जॉब के साथ प्रिपेयर कर रहा था, तो सेल्फ प्रिपरेशन को उतना टाइम नहीं था। लेकिन उससे पहले जो 2 अटेम्प्ट्स मैंने दिए थे वो मैंने खुद से प्रिपेयर करके ही फेज 1 क्लियर किया था, ठीक है। तो अगर आप भी वर्किंग हो या आप बैंकिंग वगैरह एग्जाम से प्रिपेयर कर रहे हो बट अपना अवार्ड को भी देना चाहते हो, तो आप चाहे तो क्रैक ग्रेड भी का भी कोर्स ले सकते हो, एडुटैप और अनुज जिंदल भी प्रिफर कर सकते हो, ठीक है। तो ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो आप चैनल को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, जो भी कुछ प्रॉब्लम है तो मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगा। तो ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम्स।